वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अगर किसी शख्स के सर से बाल गायब होने लगे तो कैसा लगेगा? यकीनन उस शख्स की शख्सियत में फ़र्क पड़ेगा और उसकी खूबसूरती भी मुतासिर होगी। यही हाल जंगलात का भी है, जो ज़मीन का हुस्न है और अहम ज़रूरत भी, लेकिन हमारे मुल्क में इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा। यही वजह है कि मुल्क में जंगलात की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है और ज़मीन के हुस्न के साथ साथ माहौल भी मुतासिर हो रहा है। देखते हैं लाहौर से शुमाइला जाफरी की एक रिपोर्ट। पाकिस्तान में आज तक जंगलात की पैमाइश के लिए कोई मुस्तनद सर्वे तो नहीं किया गया, लेकिन माहौलियात के बैन अवी इदारों के मुताबिक मुल्क का 3% रकबा जंगलात पर मुश्तमिल है। साल में 2 मरतबा शजरकारी मुहिम के दौरान करोड़ों पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन लगाए गए पौधों की मॉनिटरिंग का बाकायदा निजाम मौजूद न होने के बायस लाखों पौधे जाया हो जाते हैं। लाइफ स्टॉक हम उस पर डिपेंड करते हैं और वो हमारा एक असासा है। उसके लिए वो जब चरने के लिए भैंसें या गायें आती हैं तो छोटे पौधे को वो नुकसान पहुंचा जाती हैं। फिर हमारा कुछ थोड़ा सा अब सेंस डेवलप हो रही है। आम तौर पे ये दरख्त की अफादियत की हम इतनी सेंस डेवलप भी नहीं कर सके कि ये कितने जरूरी हैं। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में कमी, ईंधन के लिए कटाई, पौधों की सही देखभाल न होने और मौसम से मुनासबत रखने वाली इकसाम न लगाए जाने के बायस भी जंगलात के रकबे में इजाफा नहीं हो पा रहा। लेकिन जंगलात को सबसे ज्यादा खतरा टिम्बर माफिया से है, जो अक्सर महकमे की मिली भगत से काम दिखाता है। पंजाब में जंगलात की गैर कानूनी कटाई के कानून पर हाल ही में नजरसानी करके जुर्मानों और सजा में इजाफा किया गया है। जुर्माना तकरीबन 10 लाख तक ले गए हैं दरख्तों की मालियत पे डिपेंड करते हुए। सजाएं हमने जो पहले चंद दिन की सजा थी वो हम महीनों और सालों पे ले गए हैं। ताहम दरख्तों की कटाई बदस्तूर जारी है। माहौलियात के माहिरीन का मानना है कि शहरों में शजरकारी मुहिम चलाने से ज्यादा जरूरत जंगलात की हिफाजत की है। ये टेक्निक्स जो हैं बहुत आसान हो गई हैं। सैटेलाइट इमेजरी इस्तेमाल होती है जो कि आसमान से तस्वीर खींचती है एक जंगलात के इलाके की। वही तस्वीर आप अगर 5 साल बाद खींचें तो उसमें आपको फ़र्क पता लग जाता है कि हरे इलाके कितने कम हुए। हुकूमत ने 2015 तक जंगलात का रकबा 6% तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर कर रखा है, लेकिन हदफ हासिल करने की हिकमत अमली तय करना अभी बाकी है। हर साल हुकूमती कागजों में लगाए जाने वाले करोड़ों पौधे अगर हकीकत में भी मौजूद होते तो आज शायद पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा सरसब्ज मुल्क होता। कैमरामैन असगर अली के साथ शुमाइला जाफरी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। बड़े शहरों में एक दूसरे के साथ मिल बैठने का वक्त ही कहाँ मिलता है, लेकिन अगर दिन भर की मसरूफियत के बाद रात को खाने पर सब दोस्त अहबाब इकट्ठे हो जाएं और किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने का मूड बन जाए तो क्या ही बात है। आजकल जबकि चाइनीज और कॉन्टिनेंटल फूड का इस्तेमाल फैशन बन चुका है, कुछ देसी रेस्टोरेंट ऐसे भी हैं जो एक बार यहाँ से खा लेता है वो बार बार इधर का रुख करता है। ऐसा ही एक हैदराबादी रेस्टोरेंट है जिसका कढ़ाई गोश्त बेहद लजीज और चटखारेदार है। शाम होते ही लोग अपने दोस्तों के साथ यहाँ कढ़ाई गोश्त खाने पहुँच जाते हैं। ओपन एयर में दोस्तों के साथ गपशप लगाते चटखारेदार खाना खाने का अपना ही मजा है। चले आपको भी हैदराबाद के इस रेस्टोरेंट की सैर कराते हैं। हैदराबाद में चटखारेदार खानों के दीवाने शाम ढलते ही कढ़ाई गोश्त की दुकानों का रुख करते हैं, क्योंकि इस शहर की सुरमई शामों में ठंडी हवा से लुत्फानंदोज होते हुए कढ़ाई गोश्त खाने का मजा ही कुछ और है। इसके लिए मारूफ होटलें हाला नाका और लतीफाबाद नंबर 7 में वाक़ हैं, जहां लोग हजारों की तादाद में आते हैं और कढ़ाई गोश्त से लुत्फानंदोज होते हैं। कढ़ाई गोश्त बनाने वाले कारीगरों का ज्यादातर ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से है। इनके हाथ का जायका दीगर जगहों के मुकाबले में मुनफरिद है। हैरान कुन बात यह है कि ये गोश्त को गलाने के लिए पानी का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं करते। इनका कढ़ाई में आग लगाकर जगलरी का अंदाज अवाम की तवज्जो को मरकूज करने का खूबसूरत तरीका है। सर मसाले तो नॉर्मली डालते हैं जो डलते हैं, लेकिन बस ये कह लो कि हमारे लतीफाबाद हैदराबाद वालों की मोहब्बत है, जो इसे पसंद करते हैं, बड़े दिलो जान से हम तैयार करते हैं इसको। कढ़ाई गोश्त खाने वालों में कुछ तो ऐसे हैं जो बिलानागा यहाँ आते हैं, होटलों में बैठकर एक दूसरे को लतीफे सुनाते हैं और कहकहे लगाते हैं और फिर खाने में मगन होकर चेहरे के तासुरात से जायके का इजहार करते हैं। कढ़ाई की होटलों में बैठकर बाज़ अफराद कारोबारी और दफ्तरी मामलात को भी सरगोशियों में भुगताते नजर आते हैं। शहर में तो बहुत सारी जगह वैसे है, मगर ये है कि
टेस्ट हमारे को यहीं का पसंद है। टंडोजाम से आते हैं यहाँ स्पेशली कढ़ाई खाने के लिए। जी मैं कराची से आया हूँ और जब भी आता हूँ हैदराबाद तो खुसूसी तौर पे कढ़ाई खाने इधर ही आता हूँ। मैं अक्सर हम इधर ही आके खाया करते हैं हर हफ्ते। हैदराबाद के लोग खानों के शौकीन हैं, मगर इनके शौक के पीछे उन कारीगरों के हाथ का जादू भी शामिल है जो इस डिश को पकाते हैं। सारा दिन थका देने वाली मसरूफियात के बाद दोस्तों या फिर फैमिली के साथ पुरफिजा मकाम पर खाना खाने से खाना और तफरी दोनों यकसर मुयस्सर आ जाते हैं। कैमरामैन आमिर जैदी के साथ सुल्तान जई, दुनिया न्यूज़, हैदराबाद। फूल, पौधे और दरख्त किसे पसंद नहीं होते? भाई हमें तो बहुत पसंद है और लगता है बादशाहों को तो बहुत ही पसंद थे, तभी तो उन्होंने बड़े सगीर में इतने प्यारे प्यारे बाग बनवाए। शहर लाहौर में बहुत से बागात हैं जो लोगों को फितरी खूबसूरती का एहसास ही नहीं दिलाते, बल्कि बाज़ औक़ात माजी के झरोकों में भी ले जाते हैं। ऐसा ही एक हजूरी बाग भी है जो हमें मुगलिया, सिख और अंग्रेज़ दौर की याद दिलाता है। चलिए आपको भी उस बाग की सैर कराते हैं। फितरत और इससे जुड़ी हर वो चीज़ खूबसूरत है जो अपने अंदर कायनात की निशानियां समोए हुए है। फूल, पौधे, दरख्त, बदलते मौसम, ये सब कायनात की खूबसूरती का अक्स हैं। बागात, इनमें खिले फूल और इनकी खूबसूरती कभी हमें ज़िंदगी के खूबसूरत होने का एहसास दिलाते हैं और कभी इसकी तन्हाई का। हुजूरी बाग लाहौर भी एक ऐसा ही बाग है जो अपने अंदर माजी के बहुत से गुजरे लम्हों की यादें समोए हुए है। इसके इर्द गिर्द खिले फूल, खूबसूरत दरख्त और इसके दामन के खाली अहाते न सिर्फ हमें ये एहसास दिलाते हैं कि कभी यहाँ पर एक जहां आबाद था, बल्कि ये भी कि वक्त हर अहद और दौर को मिटाने की सलाहियत रखता है और बस चंद निशान बाकी रह जाते हैं। हुजूरी बाग शाही किला और बादशाही मस्जिद के दरमियान वाक़ है। इसके शुमाल में रंजीत सिंह की समाधि और जुनूब में रोशनी दरवाज़ा है। इस बाग को आलमगीर दरवाजे और बादशाही मस्जिद के दरवाजे के दरमियान में बनाया गया है। यह बाग महाराजा रंजीत सिंह ने 1813 में तामीर करवाया था। इस बाग के चारों अतराफ को मुगलिया तर्ज में बनाया गया और इसके दरमियान में एक बारादरी भी मौजूद है। सिखों के अहद में इस बाग को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन अंग्रेज दौरे हुकूमत में इसे नए सिरे से बनाया गया। एक ऐसा दौर भी था जब बाज़ौक़ लोग अपनी शामें यहाँ बिताया करते थे और शाम की गहरी खामोशी में लफ्ज़ों का एहसास और जज्बात की गहराई न सिर्फ यहाँ की खूबसूरती और तन्हाई में इजाफा कर देती थी, बल्कि उस गुजरे अहद की यादें और भी ताज़ा हो जाती थी जब चंद बाकमाल लोगों ने इसकी तामीर का सोचा था। मगर आज ये बाग उस अहद की यादें समेटे वक्त की गुजरती हुई हर अधूरी शाम को अपने अंदर समेटता जा रहा है और यादों से इसका दामन और भी गहरा और तन्हा होता जा रहा है। लाहौर की एक सड़क का नाम सारे पाकिस्तान में जाना पहचाना है। वो भला कौन सी सड़क है? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, वो सड़क है माल रोड। किसी ज़माने में इस सड़क पर टहलना एक फैशन समझा जाता था और अगर आज कोई भी इस सड़क पर टहलने की कोशिश करेगा तो यकीनन किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगा। खैर, ये सड़क का नाम आज भी लाहौर की पहचान है और एक ऐसी तारीख जिस पर हर वक्त गाड़ियाँ चलती रहती हैं। इसी माल रोड पर एक रिपोर्ट देखते हैं।
مال روڈ، جسے شاہراہ قائد-اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، لاہور شہر کی ایک معروف سڑک ہے۔ یہ سڑک نہ صرف اپنے ثقافتی ورثے کے لحاظ سے جانی جاتی ہے، بلکہ یہاں پر موجود تاریخی عمارات اس کی اہمیت اور خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیتی ہیں۔ مال روڈ کی ایک خوبصورتی یہ بھی رہی ہے کہ اس کے دونوں اطراف موجود درختوں کی گھنی چھاؤں کی وجہ سے اسے ٹھنڈی سڑک بھی کہا جاتا تھا۔ مال روڈ پر موجود زیادہ تر عمارات کو برطانوی راج یا مغلوں کے عہد میں تعمیر کیا گیا، جو تاریخ، سیاست، ثقافت اور گئے دور کی یادوں کا حسین امتزاج ہے۔ مال روڈ پر موجود اہم عمارتوں میں نیشنل کالج آف آرٹس، لاہور میوزیم، اولڈ کیمپس، گورنمنٹ کالج، الحمرا آرٹس کونسل، ایوان اقبال، گورنر ہاؤس، پنجاب اسمبلی، وابڈا ہاؤس اور ایچ ایس این کالج شامل ہیں۔ علاوہ ازیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان، لاہور ہائی کورٹ اور جنرل پوسٹ آفس سمیت اہم عمارات بھی مال روڈ کی اہمیت واضح کرتی ہیں۔ مال روڈ ہمارا تاریخی ورثہ ہونے کے ساتھ ساتھ اہم تجارتی مرکز بھی ہے، جہاں دونوں اطراف مارکیٹیں اور دکانیں خریداروں کی توجہ اپنی جانب مبذول کراتی ہیں۔ فوڈ سٹریٹس، ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور اہم کاروباری مراکز اس روڈ پر موجود ہیں۔ مال روڈ کے بائیں جانب پرانی انارکلی ہے، جو کبھی علمی و ادبی سرگرمیوں کا مرکز ہوا کرتی تھی، لیکن آج یہاں پر نہ تو کوئی علم کی تلاش میں آتا ہے اور نہ ہی اس سڑک کی اہمیت جاننے کی تلاش میں۔ تو جی ناظرین، وقت تو ہوا ہے ایک بریک کا، اسی لیے بریک پہ تو جانا ہی پڑے گا۔ واپس آ کے ہم آپ کو دکھائیں گے دھرتی کے مزید نئے رنگ۔ اسٹے ود اس۔